जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं एक कंप्लीट जो मैराथन क्लास थी उसमें सेकंड क्लास, और हमने उसमें बहुत सारी चीजें कवर किया है। एक ही घंटे में अधिकतर चीजों को हमने रिवाइज कर लिया। अभी हम इस रिवीजन के सेकंड पार्ट में हैं। है तो सेकंड पार्ट, बट इसे हम हो सकता है कि आपको एक कंप्लीट वीडियो एक ही बार में मिल जाए, तो फिर उसमें आप लोगों के लिए कोई सेकंड पार्ट जैसी चीजें नहीं रहेगी। एक ही बार में आपको ये समझ में आएगा। तो फिर देखते हैं हम लोग, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो भी चीजें अभी बची हैं इनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मे भी कहाँ तक क्लास जाएगी देखते हैं हम लोग भी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है क्या, हिमालय की प्रमुख चोटियां। ये सारी चीजें हमने इसमें अधिकतर चीज कवर कर लिया है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा कुछ स्लाइडों को आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग आगे बात कर लेंगे इन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो इन टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी इन टॉपिक पे हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। तो इससे पहले हम चाहते हैं ना, हम यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले लॉ। लॉ यानी कि पासेस। लॉ मतलब कानून वाला नहीं। लॉ का मतलब क्या होता है, तो लॉ का मतलब पास होता है, यानी कि दर्रा होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हम लोग जो है एक बार क्लास में थे, तो वहां की बात है कि लॉ का मतलब क्या होता था। पहले लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो लॉ का मतलब क्या होता है, ये जो लॉ होता है इसका मतलब होता है पास। अब पास का क्या मतलब होता है, तो पास का मतलब है दर्रा। दर्रा क्या होता है, तो भाई दर्रा एक ऐसा नहीं है। दर्रा ये है कि जो भी अगर यहां से पर्वत ऐसे हैं इनके बीच में एक कटा हुआ रास्ता होगा, इस पार से इनको यहां जाने के लिए एक कटा हुआ रास्ता मिलेगा, जिससे एक इस पार से इस पार जा सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं कि क्या है, एक तरीके का दर्रा। ठीक है, तो ये भी पासेस है जो इस पार से उस पार जाने का कार्य करता है। एक पतला सा रास्ता होता है जो पर्वतों के बीच में होता है, इस पार से उस पार आप जा सकते हैं, तो उसी को नाम दिया जाता है, दर्रा कहा जाता है। ठीक है, पास कहा जाता है, ला कहा जाता है, वही सारे नाम हैं। तो आज हम देखेंगे जितने ऐसे पासेस हैं उन सभी पासेस के बारे में सबको एक ही क्लास में इसमें अभी कवर हो जाएगा। मैराथन क्लास है, बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, इनको 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा इसको कवर करने में। ठीक है, तो ज्यादा समय हम लेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पासेस के बारे में, और वो पासेस है हमारे पास। ठीक है, ए रहे, यहां से पासेस शुरू होते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं तो देख लेते हैं, बट अभी हम इनको थोड़ा सा स्टेट वाइज भी आपको बता देंगे। अभी आप हमारे साथ बस क्या करेंगे, थोड़ा सा नाम बस पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद हम इनको अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मिंटका। ठीक है, मिंटका है। फिर इसी के बाद आपको क्लियर इसमें हो सकता है नहीं दिख रहा हो, बट अभी हम इसको स्टेट वाइज भी बता देंगे। मिंटका, अगिल है, काराकोरम है, लनकला है, पेंसिला है, शंकला है, इमलिंगला, और फिर ऐसे माना, नीति, लिपुलेख, लिपिया, अधूरा। ठीक है, नाकुला, नाकुला, ये सब जितने हैं इन सभी के बारे में आज हम समझेंगे। तो इनको हम थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, इनको ना हम समझ लेते हैं एक एक दर्रे के बारे में स्टेट वाइज, और अभी हम इनका एक मैपिंग भी इनकी हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैपिंग भी देख लेंगे, सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, आपको टेंशन थोड़ी लेना है यहाँ पे किसी चीज का। चलिए देखते हैं हम एक एक के बारे में, और एक एक दर्रों के बारे में अगर देखना है तो पहले तो आपको एक ऐसी फ्री स्लाइड मिलनी चाहिए। ठीक है, फ्री स्लाइड का क्या मतलब है, जिसपे आप लोगों को केवल हम बता सके, और वो स्लाइड है कुछ ऐसी। ठीक है, एक स्लाइड हम ले लेते हैं, इस स्लाइड पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइड हमारे पास है और यही से हम सारी चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप क्या करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हम, ये रहा इंडिया का क्षेत्र, और इसमें हम देखेंगे जेके का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का भाग है। ठीक है, और इस जम्मू कश्मीर वाले भाग में अगर हम देखें तो हमारे पास
आपको याद क्या रखना है, तो पहला तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा जम्मू, ठीक है, यहाँ पे है जम्मू, जम्मू, और यहाँ है, यहाँ श्रीनगर। पहले तो ए नाम आप याद रखेंगे, जम्मू और श्रीनगर, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको जम्मू और श्रीनगर के बाद इधर के क्षेत्र में यहाँ मिल जाएगा कारगिल, ठीक है, तो ये हो गया कारगिल। अब इसी के नीचे यहां मिलेगा क्या, तो यहां मिलने वाला है हमको कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी मिल जाएगा। अगर हम कारगिल और ये है कश्मीर वैली, क्यों इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, नाम हिंदी हो या इंग्लिश हो, नाम तो नाम ही रहेगा, ठीक है, तो कश्मीर वैली। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक लेह का एक क्षेत्र है, लेह, यहाँ पे हम कह सकते हैं लेह हो गया। यहाँ ऊपर हम देखेंगे तो नुब्रा वैली, नुब्रा वैली, और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा गिलगिट, एक गिलगिट है, गिलगिट, गिलगिट, ठीक है। पहले तो आप ये नाम याद रखेंगे कौन कौन से हैं, नाम बड़े सिंपल हैं, नाम इसमें आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। नाम क्या याद रखना है, तो नाम पहला याद रखना है, यहाँ पर यहां से याद रखना है पहला जम्मू, ठीक है, पहला जम्मू याद रखना है। दूसरा याद रखना है श्रीनगर, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है। यहाँ याद रखेंगे क्या, कश्मीर वैली, और ये क्या है, तो कारगिल। यहाँ लेह है, ये लेह के साथ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली के साथ गिलगिट। पहले तो ये नाम याद रखेंगे, बड़े सिंपल हैं, नाम इनको याद रखना है, ठीक है। पहला तो नाम याद हो गया, और अगर नाम याद आपको हो गया है तो आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आगे यहाँ आप ध्यान देंगे, कहाँ चला गया जी, यहाँ था, ठीक है, और ए अगर यहाँ है तो हम प्लस स्लाइड कर लेते हैं। तो ये नाम हमने आपको बता दिया है, तो नाम यही क्या क्या है, नाम यही है, और ये नाम आप हमको फिर से बताते चलेंगे फटाफट। हम केवल आपको अभी क्या करते हैं, तो यहाँ हम जो चीजें दिखा रहे हैं उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है, नाम आप बताते चलेंगे इनका। फुल फॉर्म इनका लिखना है, आपको इनका फुल फॉर्म लिखते चलना है। पहला जे, दूसरा यस, तीसरा के, चौथे नंबर पे के, यहाँ भी यल, यहाँ पे यन, और यहाँ जी। इनका नाम लिखेंगे, फुल फॉर्म इनका लिखना है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म लिखते चलिए, हम थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं, ठीक है। इनका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आते हैं, फिर से देखते हैं हम इसको, और क्या क्या नाम इसमें याद रखने हैं आपको। तो याद रखना है यहाँ पर वही जितने नाम अभी हमने आपको बताए हैं, वो सारे नाम। पहला यहाँ पे क्या था, तो पहला हमने बता दिया कि ठीक है, ये जम्मू है, जम्मू श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, कारगिल, कश्मीर वैली, लद्दाख, नुब्रा वैली और गिलगिट, ठीक है। तो ये नाम हो गए। अब इनमें हमको क्या देखना है, इनमें हमको देखना है कि यहां से यहां तक जाने में, जम्मू से श्रीनगर जाने में, जम्मू से श्रीनगर जाने में एक पास मिलेगा, और ये पास है कि यहाँ के लोगों की हाल तो बिल्कुल सही है,
यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं भाई, इनकी हालत तो बिल्कुल अच्छी है। तो यहाँ पे एक जो पास मिलेगा, एक जो दर्रा मिलेगा, में भी दिख रहा हो, और अगर नहीं दिख रहा है तो इसके लिए कलर हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया कलर चेंज और ये आ गया अलग कलर। तो यहाँ पे एक पास मिला और इस पास का क्या नाम देंगे? तो यहाँ के लोगों की हाल है कैसी? बढ़िया। तो यहाँ के लोगों की बढ़िया हाल है, तो इस दर्रे का नाम क्या हो जाएगा? बनिहाल। ठीक है, क्या है नाम इसका? बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल दर्रा। ठीक, बनिहाल इसका नाम है। क्या नाम है इसका? बनिहाल। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम क्या देखेंगे? यहाँ से श्रीनगर से कारगिल तक जाने में, श्रीनगर से कारगिल तक जाने में, यहाँ कारगिल तक जाना है श्रीनगर से, और श्रीनगर से कारगिल जाने में एक मिलेगा पासेस, और उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे एक पासेस का नाम अभी देंगे, और यहाँ से आपको गिलगित जोड़ना है। एक मिनट, तो यहाँ जो पास है इसका पहले नाम लिख देते हैं, जब कलर चेंज हो ही गया है तो इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रख देते हैं हम लोग जोजिला। ठीक है, इसका नाम क्या है? जोजिला पास, जोजिला दर्रा। ठीक, जोजिला पास। आगे हम बढ़ जाते हैं तो आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? अगला यहाँ से पास मिलता है श्रीनगर से गिलगित जाने वाला, और ऐसे ही फिर यहाँ से आएगा पेंसिल, यहाँ कश्मीर वैली, और कश्मीर से एक यहाँ लद्दाख में जोड़ने का काम करेगा, और एक जहाँ जाएगा नुब्रा वैली में। ठीक है, तो इनके भी नाम देख लेते हैं, बट ये यहाँ से यहाँ जाएगा सीधा। ठीक है, नाम इनके भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या नाम है। तो आइए नाम देखते हैं। ये जो यहाँ से जो आ रहा है, मतलब श्रीनगर से आएगा कहाँ? तो श्रीनगर से आएगा कारगिल। ये जो कारगिल तक आ रहा है इसके बीच में एक पासेस है जोजिला पासेस, और इसी श्रीनगर से गिलगित तक जाने में, यहाँ गिलगित तक जाने में एक पासेस है, और इसका क्या नाम है? ठीक, देखिए तो आगे फिर यहाँ पे क्या मिलता है हमको? यहाँ मिल जाता है जो गिलगित तक जाएगा, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है यहाँ पर बुर्जेला पास। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो इसको जोड़ने का काम क्या करेगा? कश्मीर वैली, जो ये कश्मीर वैली तक आ रहा है, यहाँ पे कौन पास है? तो यहाँ पे आ जाएगा पेंसिला पास। पेंसिला। अब आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक पासेस मिलेगा, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुटुला। और यहाँ ऊपर क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से जो जाएगा ले से नुब्रा वैली, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है खारदुंगला। खारदुंगला। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से हम समझ लेते हैं, कोई यहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। आइए फिर से समझ लेते हैं इनको, हम सारी चीजों को। और यहाँ हमको क्या देखना है? यहाँ से हम फिर से सारी चीजों को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर से समझिए। तो यहाँ से पहला हमको क्या देखना है? पहला हमको देखना है कि इन सारी चीजों को आप सभी थोड़ा सा साइड कीजिए और हमको फिर से बताइए। ठीक है, तो फिर से आपको हम बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं, और ये रही अगली स्लाइड, ये अगली स्लाइड। ठीक है, अगली स्लाइड क्या हमने बताया कि हमने एकदम सिंपल सी बात आपको बताई है कि भाई ना, यहाँ से हम जम्मू से चलना शुरू करते हैं, और जम्मू से हम कहाँ जाएंगे? तो जम्मू से हम जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से जाएंगे कारगिल, कारगिल से हम जाएंगे कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, और कश्मीर वैली के साथ यहीं से हम जाएंगे लेह, और लेह से हम कहाँ जाएंगे? तो नुब्रा वैली, और इसी से हम जाएंगे यहाँ गिलगित तक। यही था,
इसमें हमने पासेस देख लिया, क्या क्या पासेस हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये पासेस तो यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल। यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे एक पास मिला, एक दर्रा मिला, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पे हमने रख दिया है जोजिला पास। यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम हम रख रहे हैं जोजिला पास। यहाँ पे जो आएगा इसका नाम हम क्या रखते हैं, पेंसिल्ला। और ए आ जाएगा फुटुला पास, और ए क्या हो गया, तो ए हो गया ऊपर यहाँ पे खारदुंगला पास, खारदुंगला, ठीक है। ये तो यहाँ के पासेस हैं, कहाँ के, ये जम्मू कश्मीर और लेह के क्षेत्र से जितने पासेस होते हैं उनके बारे में याद हो गया होगा। नहीं तो भाई हम पूछ लेते हैं फिर इसमें क्या करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ से यहाँ तक एक पासेस बताए हैं, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और फिर ये जितने पासेस हैं सबके नाम लिखने हैं, तो फिर इनका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ जेड, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ कैसे जुड़ गया, यहाँ से यहाँ नहीं, ऐसे आएगा, तो ए हो जाएगा पी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे के। इनका सबका फुल फॉर्म आपको लिखना है फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आ जाते हैं आप दूसरे हम दर्रे की तरफ। तो यहाँ पे अब दूसरे दर्रे की तरफ आते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा जो दूसरा दर्रा हम बात करते हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ हमको क्या मिलेगा, तो ऊपर की तरफ पहला पासेस यहाँ से मिलना हमको स्टार्ट होगा। और नाम क्या है इनका, तो नाम है इनका बड़ा सिंपल, यहां से याद रखेंगे पहला यहां से, और उसका नाम क्या रखेंगे, तो मैक, ठीक है। उनका नाम आप रखते चलेंगे यम ए के। यम से क्या है, यम फॉर मिंटका, ए फॉर अघिल, के फॉर काराकोरम, ठीक, मिंटका अघिल काराकोरम। आगे बढ़ेंगे तो यल आई सी, ठीक है, यल सी आई करके, यल सी आई में क्या क्या याद रखना है, तो यल से क्या हो गया, लनकला। सी से क्या हो गया, तो सी से हो गया छंगला, ठीक है, छंगला। ई से क्या हो गया, आई से हो गया इमिसला, ठीक है, इमिसला। और इसी के नीचे आ जाएगा एक उमलिंगला, ठीक। ये सब इधर के दर्रे हैं, जिनका नाम है मिंटका, अघिल, काराकोरम, लनकला, छंगला, इमिसला, उमलिंगला, ठीक है। ये सब इधर के दर्रे। अब आते हैं और आगे स्टेट वाइज। तो और आगे स्टेट वाइज अगर हम आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आगे हमको स्टेट वाइज मिल जाएगा। और आने पर तो ये आ गया हमारे पास अगला स्टेट। और अगला स्टेट क्या है, तो इसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, EHP, हिमाचल प्रदेश का। तो इस हिमाचल प्रदेश के स्टेट में हमको क्या क्या देखना है, यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है पहला, ठीक है। और पहला यहाँ पे क्या याद रखेंगे, तो पहला हम यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से ये जो लेह का क्षेत्र था, लेह मिला था यहाँ पर,
ठीक है, ले ले मिला था। और फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा, एक तो ले हो गया और दूसरा यहाँ पे मिल गया लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, ठीक है। कौन किसको जोड़ेगा ये भी हम इसी के साथ देख ले रहे हैं, स्टेट भी देख ले रहे हैं। फिर आ जाएगा इधर तिब्बत, ठीक है, तिब्बत भी इधर हो गया। ठीक ना, तो तिब्बत भी इसी में आ जाएगा। और इसके बारे में भी हम इसी में समझ लेंगे जितने भी पासेस हैं। तो जिस तरीके से हमने वहां समझा है उसी तरीके से यहाँ पे भी हम समझेंगे। और यहाँ से क्या देखेंगे, तो यहाँ से ये मनाली है, ठीक है, मनाली। और मनाली से अब कुछ पासेस को हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहला, मनाली से लेह जाते समय हमको दो ऐसे पासेस मिलेंगे। मनाली से लेह जाने में हमको दो ऐसे दर्रे मिलेंगे। और पहला क्या मिलेगा इसमें, तो पहला मिलेगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। पहला मिलेगा यहाँ पे कौन सा, तो पहला रोहतांग दर्रा, रोहतांग रोहतांग दर्रा मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा बाड़ा लासाला। बाड़ा लासाला, ये नाम हमने नहीं रखा है ना, इतना टफ नाम थोड़ी हम रखते हैं। अब मनाली से अगर चलते हैं तो मनाली से लाहौल स्पीति चलेंगे, ठीक है। अब मनाली से अगर हम लाहौल स्पीति जाना चालू करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही पासेस, और यहाँ से तिब्बत जाएंगे तो भी एक पासेस हमको मिलने वाला है। एक दर्रा यहाँ भी मिलेगा। मनाली से जब हम जाएंगे कहाँ, तो मनाली से हम तिब्बत जाएंगे तब भी एक दर्रा मिलेगा। और जब हम लाहौल स्पीति जाएंगे तब भी एक दर्रा मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो दर्रा मिलता है इसका नाम क्या है, कुंजुन पास, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कुंजुन पास, कुंजुन पास। और जब यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा दर्रा मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा मनाली से तिब्बत जाने पे, ठीक है। मनाली से जब तिब्बत जा रहे हैं तो यहाँ सिपकीला दर्रा, सिपकीला, ठीक। तो ये कहाँ का है, ये तो है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के इस मैप में हमने ये चीज देखा कि भाई हिमाचल प्रदेश में ना हमको कौन कौन से दर्रे याद रखने हैं, तो हमको याद रखना है यहाँ पे 4, रोहतांग पास, बाड़ा लासाला पास, कुंजुन पास, सिपकीला पास। कौन किससे जोड़ता है, तो अगर हम रोहतांग और बाड़ा लासाला को देखते हैं तो एक मनाली से जोड़ते हैं लेह को, और मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुन पास। और अगर देखते हैं मनाली से तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा है, तो मनाली से तिब्बत को जोड़ने वाला इसमें कौन सा पास आ जाता है, सिपकीला पास, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं यूके के बारे में, ठीक है, यानी उत्तराखंड। अब देखते हैं उत्तराखंड। तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड का मैप कुछ यूं बनाना है हमको, ठीक है। और यहाँ से ले जाके ऐसा बना के ले आके इसमें मिला देना कि भाई ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। अच्छा, ये उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में हमको क्या क्या याद रखना है, उत्तराखंड में भी ऐसे कुछ हमको मैप याद रखने हैं। अब ये मैप अगर उत्तराखंड का है तो यहाँ पे कुछ दर्रे भी हमको याद रखने होंगे, ठीक है। और वो कौन कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो 4 दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन, पहला हो गया यहाँ, पहला दर्रा हो गया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, तो पहला माना, पहला हमने मान लिया। दूसरा अगर मान लिया तो फिर हमारी नीति थोड़ी सही हो जाएगी। तो माना के बाद नीति, नीति दर्रा आ गया माना के बाद। अब नीति के बाद हम क्या करेंगे, नीति के बाद यहाँ हो गया लिपू लेक, लिपू लेक, लिपू लेक के बाद क्या आ गया, तो लिपू लेक के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास लिम्पिया अधूरा, लिम्पिया अधूरा, यहाँ ना करके हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिम्पिया अधूरा।
तो 4 ऐसे दर्रे कहाँ याद रखने हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऐसे 4 दर्रे याद रखेंगे। उत्तराखंड में कितने दर्रे? 4 दर्रे याद रखने हैं उत्तराखंड में। ठीक है, कौन कौन से दर्रे हैं? तो माना, नीति, लिपुलेख, लिपियाधुरा, ये सभी के सभी उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड के बाद हम आगे आते हैं, तो उत्तराखंड के बाद हमको किसको याद रखना है? उत्तराखंड के बाद हम सीधे सीधे आ जाएंगे सिक्किम में, क्योंकि ये जो नेपाल वाला क्षेत्र है, ये जो नेपाल वाला क्षेत्र है, इस नेपाल वाले क्षेत्र में हम लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि नेपाल समझे अपना, हमसे कोई वहां से क्या लेना देना है। तो नेपाल का हिस्सा नेपाल जाने, अभी हम उसको नहीं समझते हैं। हम अभी किसको देखते हैं? तो अभी हम सिक्किम को देखते हैं। और सिक्किम में आपको क्या याद रखना है? सिक्किम में आपको याद रखना है कुछ दर्रों के बारे में, और उनका नाम क्या है? नाकुला, नाथुला, और साथ में एक और दर्रा रहेगा जेलपला। ठीक है, तो नाकुला, नाथुला, जेलपला, 3 दर्रे। पहला नाथुला, दूसरा नाकुला, तीसरा है जेलपला। जेलपला, ठीक। तो ये 3 दर्रे कहाँ हैं? ये सभी के सभी हैं सिक्किम में। सिक्किम के ये दर्रे हैं, सिक्किम के दर्रे। स्टेट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो ये सिक्किम के दर्रे हैं, नाकुला, नाथुला, जेलपला। ठीक, ये सब दर्रों के नाम हैं। हम यहाँ पे ऐसे जब कोई वस्तु बेचने आते हैं ना कपड़ों पे कई बार, तो इसी तरीके से नाम लेते हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है। आगे अगर देखते हैं, इसी में याद रखना है मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर में केवल क्या याद रखना है? तो मणिपुर में केवल याद रखना है, इधर मणिपुर का क्षेत्र तुजू दर्रा, केवल मणिपुर में तुजू दर्रा मणिपुर का। मणिपुर के लिए केवल एक दर्रा याद रखना है, क्या? तुजू दर्रा। बाकी अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा? तो बुमला, बुमला सीला, बुमला सीला, बोमडीला, बोमडीला, यांगयाप, यांगयाप, ये कहाँ के हैं? ये सभी हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनको हम नाम ले देंगे भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ये दर्रे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने दर्रे थे उनके बारे में हमने समझ लिया। और अगर एक्स्ट्रा में इनके बारे में कुछ चीजें आपको समझनी है तो भाई आपको ना ये पूरी स्लाइड हम दिखा देते हैं। अब आप यहाँ से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। क्या क्या? कि जैसे जेलपला, जो अभी हमने बताया जेलपला, और एक कहाँ हमने बताया था? इसको हमने बताया था सिक्किम में। सिक्किम में जेलपला है, तिब्बत, लहासा और भारत को जोड़ता है। तो तिब्बत और भारत को जोड़ने का काम करेगा कौन? जेलपला। फिर नाथुला, ये भी सिक्किम का है, किसको किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ता है, ये देखिए जो तिब्बत वाला है जेलपला जो था, ये 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था, और 2006 में इसे फिर से खोला गया। आगे नाथुला के बारे में अगर बात करते थे, भी सिक्किम में है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। आगे बोमडीला की अगर बात करते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो बोमडीला अगर हम देखते हैं तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं यांगयाप, यांगयाप भी अरुणाचल प्रदेश का है, और यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। फिर एक पांगसो, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। हमने इसके बारे में बताया नहीं, बहुत ज्यादा फेमस था नहीं, लेकिन ये अगर यांगयाप में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में परिवेश भी यहीं से होता है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश से दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ेगा, भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला लेडो मार्ग इसी दर्रे से निकलता है, पांगसो दर्रा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की स्लाइड पे हम क्या बात कर लेते हैं? आगे की स्लाइड, ओहो कहाँ चला गया ये पासेस की स्लाइड? सब कहाँ गई जी? पासेस की स्लाइड यहाँ है, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे है ये पासेस की स्लाइड।
आगे है क्या, आगे है लेक पानी दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य को म्यांमार से जोड़ता है, व्यापार और यातायात के लिए वर्ष भर ये काम करने वाला दर्रा है। फिर दीफू, दीफू कहाँ का है, तो दीफू भी अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश को मंडाले यानी म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के पास है। फिर लिपू लेक, लिपू लेक उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का लिपू लेक ये उत्तराखंड को पिथौरागढ़ को यहाँ से तिब्बत के तलका कोट से जोड़ता है। और नीति, नीति क्या करता है, तो नीति अगर हम देखते हैं तो नीति उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा और नीति से होकर ही मानसरोवर और कैलाश जाने का मुख्य मार्ग जो है माना जाता है। ठीक है, इसी से होकर जाया जाता है। फिर माना दर्रा, माना जो है उत्तराखंड का, ये माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो उत्तराखंड का क्षेत्र है इसको तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं तो इसी पे दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़कें भी मानी जाती है इसी के अंतर्गत। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बारालाचा का दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में हमने बताया, और हिमाचल प्रदेश को जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा ये मांडी लेह तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। फिर सिरकिला दर्रा, सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है तिब्बत के मार्ग को उपलब्ध कराता है। फिर गुर्जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है और ये क्या करता है, ये पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये दर्रे की देखभाल यहाँ की बर्फ हटाने के लिए सीमक सड़क ये सब चीजों के लिए किया जाता है कि यहाँ पे बीकॉन फोर्स की स्थापना की गई थी। ठीक, ये तो हमने समझ लिया भाई। अब ये हिमालय के महत्व के बारे में जो भी चीजें समझनी है ये तो हमको सारी चीजें पता है उनके बारे में, अधिकतर चीजें कि भाई ये क्या करते हैं, कैसे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, ये बात तो हमको समझ में आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी नदियां यहीं से निकलेंगी और जो वर्ष भर यहाँ पे बहती रहती हैं, ये बातें तो हमको समझ में आती है। वर्ष भर नदियां यहाँ से बहती रहती हैं, हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और नदियों के आने जाने से वहां वर्ष भर हमको बर्फ भी मिलते रहते हैं। तो इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, सदा नीला जल भी हमको देती रहती है, हमेशा जो हमेशा हमको जल मिलता रहता है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसी के वजह से हम यहाँ बहुत सारे अवसाद भी हमको नदियों से मिले हैं, जिसके कारण हमको जलोढ़ मैदान का भी निर्माण हो गया। ये सब चीजें तो हिमालय के महत्व के बारे में हमको मिल जाती है, ये काफी इसका इम्पोर्टेंस है। बाकी इसका विस्तार कहां से कहां तक है अगर ये हम समझना चाहें तो इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ दिया जाएगा। और ऐसे 7 देश हैं जहां से इसमें सीमा जुटी हुई 7 देशों को लगभग कवर कर लिया जाता है। तो 7 कौन कौन से देश हैं तो ये भी समझ लेते हैं। यहाँ 7 देशों में आ जाएगा, सबसे पहला तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आ जाएगा तजाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार। केवल अकेले भारत का नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि केवल भारत का ही माना जाएगा। रीजन है कि सारी चीजें तो यहीं पर पड़ी हुई है उसमें की। और अगर हम बात करते हैं तो प्रतिवर्ष बर्फ के रूप में वर्षा होती है और इसका 18% नदियों को मिल पाता है, शेष जो 82% है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है। सोचिए अगर पूरा का पूरा आ जाता तो हालत खराब करके रख देता। यहाँ पे बहुत सारे जल उसके मिलते भी नहीं हम लोगों को। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं तो भाई ये तो हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं मैदान पे और मैदान के बारे में अब हम समझेंगे एक एक चीजों के बारे में। तो देखिए हमने ये ऊपर वाला जो हिस्सा था जिसको ट्रांस हिमालय कहा, फिर इसको हमने हिमालय कहा, ये तो हमने समझ लिया। आज हम मैदान को देखते हैं और मैदान के बारे में शायद हमने अभी तक YouTube पे बहुत कम बार पढ़ाया है, 2-3 बार हमने पढ़ाया होगा, बट इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसे अभी तो बोर्ड पे इस बोर्ड के पर जैसे बोर्ड के साथ हमने अभी नहीं पढ़ाया है। ऐसे व्हाइट बोर्ड पे शायद हमने 1 या 2-3 बार हमने पढ़ाया था, बट वो काफी समय पहले 2 साल के आसपास हो गया होगा, तो उसको हमने एक आध बार क्लास ली है। बाकी आज हम इसमें देखते हैं क्या, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे मैदान के बारे में और ये मैदान के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। रिवीजन पर्पज से है बट अधिकतर चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी।
तो देखिए इंडियन जियोग्राफिक मैप के बारे में हम समझते हैं, तो यही सारी चीजें यहाँ पे हैं और इन्हीं के बारे में हम एक एक समझेंगे। चलिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हमको समझना है, यही मैदानी क्षेत्र। और इस मैदानी क्षेत्र को हम तीन अलग अलग भागों में बांटते हैं। मैदान नदियों से बने हैं। पहली बात, मैदान कैसे बने हैं? तो नदियों से बने हैं। नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए, तो अवसाद लाए गए वहां जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, फलस्वरूप वहां से मैदान बने हैं, प्लेन एरिया बना है। इसमें पहला आता है पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, एक गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको समझना है और आगे हम इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पहला बात तो यहाँ पे भाई इनके कुछ परिचय के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पहले स्टार्टिंग में आप बताइए कुछ चीजें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है कि एक प्रायद्वीप पठार और हिमालय इन दोनों के बीच में स्थित है, सबको पता है, ये कोई इंट्रोडक्शन तो है नहीं। यहाँ पे ऊपर एक पर्वत है, नीचे प्रायद्वीप है, बीच का ये हिस्सा है, मध्य में ही स्थित होगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है। जलोढ़ मृदा नदियां यहाँ से आई हैं, नदियों के आने की वजह से यहाँ पे नई मिट्टी आई है और नई मिट्टी आके यहाँ पे जो जमा हुई है, इस नई मिट्टी को हम क्या नाम देने वाले हैं? नई मिट्टी को नाम देंगे जलोढ़ मृदा। और यही जो जलोढ़ मृदा है, इसी से निर्माण इसका हुआ है। भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इसको हम पहले नवीन कह रहे थे हिमालय को, तो भाई इसके भी जब बाद ये बना है तो हम इससे भी ज्यादा नवीन किसको कहने वाले हैं? तो इसी क्षेत्र को कहेंगे। तो सबसे नवीन कौन हो गया? तो सबसे नवीन, सबसे नया बनने वाला क्या हो गया? तो हमारे पास मैदानी क्षेत्र हो गया, ये मैदान वाला क्षेत्र हो जाता है। इसका अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल बात करते हैं तो 7.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। औसत ऊंचाई 50 से लेकर 300 मीटर तक मानी जाती है। अब अगर इसके हम उत्पत्ति की बात करते हैं भाई, ठीक है, कि ए अगर हम बात कर लें कि कैसे ए बना है, तो ए भी हमको पता है कि भाई जलोढ़ मृदा आई है इसीलिए बन गया है। इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, ये पर्दन के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। बाकी भौगोलिक विशेषताओं में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो भौगोलिक विशेषताओं में ज्यादा हम ना जाके बस हम क्या देखेंगे कि दो तरह की संरचना हमको पढ़ना है। पहला हमको क्या देखना है? भौतिक विशेषताएं इसकी, और अगर इसमें हम समझेंगे तो हम भाबर, तराई, बांगर जैसी संरचना को देखेंगे, और प्रादेशिक विभाजन में राजस्थान और ये सारे प्रदेशों के बारे में मतलब हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका जो अलग अलग अपना सॉइल के हिसाब से डिवीजन है और सॉइल के साथ साथ क्षेत्र के हिसाब से जो इसका विभाजन है, इसके बारे में हमको समझना है। चलो भाई इधर आ जाओ। पहला आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे डिवीजन दो तरह का हुआ है, दो तरह का डिवीजन, और कौन कौन सा डिवीजन है ये आप समझिए। पहली बात तो यहाँ पर ना एक पर्वतों का, जो पर्वतों के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है मैदानी क्षेत्र। ये मैदान को अगर हम बात करें तो हम दो अलग अलग आधार पे इसको डिवाइड करेंगे। पहला, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे कितने भागों में? तो 4 भागों में। क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला आ जाएगा हमारे पास, 4 कहें तो 3 ही में हम कर देते हैं डिवाइड। तो एक कौन कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब हरियाणा का मैदान। ऐसे 4 भी कई बार मिलते हैं राजस्थान को जोड़ के, बट अभी हम 3 को समझते हैं, उसी में उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे हम नाम देते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा? तो दूसरे नंबर पे मिलने वाला है हमको गंगा का मैदान, तो गंगा प्लेन। तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा? जिसको हम नाम देते हैं असम का मैदान, असम प्लेन।
बट हम क्या करते हैं ना, सॉइल के आधार पर भी इसको डिवाइड करते हैं। अब सॉइल के आधार पे, बेसिस ऑन द सॉइल स्ट्रक्चर, तो अगर हम मिट्टी के कणों के आधार पे देखते हैं तो इसमें चार अलग अलग भाग आ जाते हैं। पहला भाग आता है जिसको नाम देते हैं भाबर। ठीक है, क्या कहते हैं हम, पहले भाग को भाबर कहते हैं, भाबर। दूसरे भाग को हम क्या नाम देते हैं, तराई कहेंगे। तीसरे को हम क्या कहेंगे, तो तीसरे को कहेंगे यहाँ पर बांगर, या पहले हम खादर ही कह देते हैं, खादर और बांगर, ये इनके नाम है। ठीक है, अलग अलग हम यहाँ पे बेस लिए हैं, मतलब यहाँ सॉइल, यहाँ एरिया वाइज, और यहाँ पे सॉइल के जितने भी कण हैं, स्ट्रक्चर हैं जिनका, उसके आधार पे हमने इसको बांटा है। तो अब इन पे हम समझते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर हम समझते हैं तो देखिए, यहाँ से ना नदी निकलती है एक, और वो रिवर कौन सी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है एक रिवर, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई इंडस रिवर। ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलेगी इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर कुछ ऐसे जाती है। अब ये इंडस रिवर जो जाती है तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, और यहाँ से आके ये सभी नदियां इसमें आके मिलेंगी। अभी हम नदियों वाले क्षेत्र में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ एक रिवर इधर से निकलती है। ठीक है, एक रिवर इसी के साथ यहां से निकलेगी और यूं आएगी ऐसे यहां तक। इस रिवर को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ऐसी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इसकी भी हैं, कुछ सहायक नदियां इसमें भी जुड़ी हुई हैं। इन्हीं के बाद एक और रिवर आती है जिनको हम जानते हैं गंगा के नाम से। और एक गंगा रिवर जो है, अगर इसकी बात करें तो भाई गंगा रिवर निकलेगी और ये भी आके यहाँ शामिल होगी। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी भी हैं। अब कहना क्या चाहते हो, तो कहना यही चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ट्रिब्यूटरी और ये रिवर हैं, इन्हीं के बेस पर कुछ मैदानों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में यहाँ पंजाब का, हरियाणा का क्षेत्र आता है, कि सिंधु वाले क्षेत्र में, इसको नाम देते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। और ये जो गंगा के क्षेत्र को कवर करता है, उत्तर प्रदेश बिहार का ये सब क्षेत्र, इसको हम नाम देते हैं गंगा का मैदान। और इधर ये जो असम वाला क्षेत्र है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसको हम नाम देते हैं असम का मैदान। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका डिवीजन किया जाता है। बात समझ में आ गई, यही पूरा क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम क्या बढ़ेंगे, आगे हमको यहाँ पे मिल जाएगा भाई, ये तो आप मैप वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस मैप में तो क्या क्या चीजें हैं, अब एक एक को हम देखते हैं। राजस्थान के मैदान से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला तो राजस्थान के मैदान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान का जो मैदान है, एक पश्चिमी भाग में अरावली से भारत पाकिस्तान सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो 640 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 300 मीटर, क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कोई नहीं पूछता है, इतने डिटेल में थोड़ी हमको जाने हैं, बस हमको क्या देखना है। 1 मिनट रुकेंगे आप, थोड़ा सा समय हमें देंगे। हम्म हम्म देखा थे। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, ठीक है, हम वीडियो बनाओ थी तो भेज दे, चाहे अब चाहे मतलब। हाँ, नहीं पहुँचा। ठीक, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये जो 640 किलोमीटर, ये सारी चीजें तो भाई उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको क्या याद रखना है ना, आपको यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें याद रखनी है। और वो जरूरी चीजें ये रही
कि जैसे हम बात करते हैं इस राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर अगर आप याद रखेंगे तो एक तो भाई इसका क्षेत्र आ जाता है इधर, ठीक है, यहाँ से एक माउंटेन जाता है जिसको अरावली कहते हैं। तो इसके वेस्टर्न पार्ट में ना, ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसका वेस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर थार डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट। पहले थार कहने पे किसी को समझ नहीं आता था, बट अभी ना इसका बड़ा ही वो चल रहा है, तो ट्रेंड, तो इसलिए सब समझ लेते हैं। और इसके इस क्षेत्र में ना दो ऐसे प्लेन एरिया है, और इन प्लेन एरिया को हम नाम देते हैं जयपुर और उदयपुर का मैदान, ठीक है। तो जयपुर और उदयपुर का प्लेन एरिया मैदान आता है। तो राजस्थान के मैदान को ये दो भागों में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। इधर किसी भी प्रकार से कोई भी चीजें उगाई नहीं जा सकती हैं, बट इधर जयपुर उदयपुर में थोड़ी सी चीजें हमको मिल जाती हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है कि यहाँ पे ऐसे मैदानी क्षेत्र मिलते हैं, क्योंकि जब ये आएगा क्लाइमेट, हम इसके बारे में समझेंगे आगे, तो जब जाके ना एक क्लाइमेट आता है, इधर से मानसूनी हवाएं आएंगी, तो यहाँ टकराने के बाद इधर आएंगी, और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगी, तो यहाँ भी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो बारिश हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे हमको मिल जाता है मैदानी क्षेत्र, जयपुर और उदयपुर का ये मैदानी क्षेत्र मिलता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आगे हम आ जाते हैं और इन्हीं के बारे में समझते हैं कि देखिए जो मरुस्थल है, ये बालू के टीले की अधिकता यहाँ पे है, कहीं कहीं धरातल के ऊपर निस्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सिंचाई की सुविधा गेहूं और ज्वार जैसी खेती यहाँ पे जहाँ सिंचाई है वहां हो सकती है। राजस्थान का बांगर मैदान, राजस्थान के मैदान की अगर उत्तरी ओर देखेंगे तो यहाँ उच्च भूमि है, लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, कई स्थानों पर उपजाऊ मिट्टी है, जैसे भाई जयपुर उदयपुर के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जिसे हम नाम देते हैं सिंधु का मैदान, इसी में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको भी हम लोग नाम देते हैं जिसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे पंजाब हरियाणा का मैदान, सिंधु का मैदान भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता रहता है। और अगर आगे हम बात करते हैं, और आगे अगर हम देखते हैं इसमें, तो अब इसी के बारे में हमको और आगे समझना है। तो यहाँ सिंधु के मैदान में कुछ चीजें समझ लेते हैं कि यहाँ की अगर राजस्थान में हम देखते हैं तो कहीं कहीं सरस्वती और घग्गर नदी, जिसको पहले कहा जाता था, वो प्रवाहित होती थी, ठीक है। तो उसे जोड़ के बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र मैदानी आ जाता है, और दो नदियों के बीच का एक शब्द याद रखना है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ब्यास और सतलज। कुछ दोआब के बारे में हम समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से दोआब हैं, तो ब्यास और सतलज का बिस्त और जालंधर दोआब है, ठीक है। और ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब है, रावी और चेनाब के बीच रेशना दोआब है, चेनाब और झेलम के बीच चाज दोआब है, झेलम और चेनाब के बीच में सिंध दोआब है, सिंध सागर दोआब के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये तो भाई हमने देख ही लिया है, ठीक। ये सब कुछ तो हमने कवर कर लिया है। हम आ चुके हैं कहाँ, तो हम आ चुके हैं यहाँ, ठीक है। और गंगा के मैदान में आते हैं। गंगा का मैदान तीन अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, ठीक है। और फिर इसी में आ जाएगी हम लोगों को क्या कहते हैं निम्न गंगा भी इसी में आ जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के मैदान में, और फिर ब्रह्मपुत्र मैदान के बाद हम लोग आ जाएंगे प्रादेशिक विभाजन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम, और यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रादेशिक विभाजन में। तो क्या सर जी उसको नहीं पढ़ाएंगे जी? पढ़ाएंगे, और जस्ट अभी पढ़ाएंगे आपको, वहां उनको हम ना पढ़ा के हम स्लाइड पे यहाँ बता देते हैं। इतना कौन समय लेने जाएगा, वहां एक एक स्लाइड में जहां हमको इम्पोर्टेंट लगेगा ना, वहां पे ही आपको हम सारी चीजें बता देंगे।
ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम स्लाइड यहाँ पढ़ने बैठेंगे और आपका पूरा का पूरा समय उसी में ले लेंगे। तो यहाँ से एक मैप में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, बाकी हम स्लाइड ना पढ़ते रहेंगे बाद में। देखिए एक मैप है हमारे पास, बहुत आज तो इतना सुंदर नहीं बना है बट ठीक है बना देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो गंगा से पहले इधर इसका सिंधु का क्षेत्र था, इसकी सहायक नदियों से जो मिला के बनी है, इनको हमने नाम दिया पंजाब हरियाणा। ये बीच का जिसको हमने 3 भागों में बांटा, पहला निम्न गंगा, पहला हमने उच्च गंगा कहा, दूसरे नंबर पे इसी में आएगी मध्य गंगा, तीसरे नंबर में इसी में कौन आएगी तो निम्न गंगा, ठीक है निम्न गंगा। और यहाँ का जो क्षेत्र है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम असम का मैदान दे रहे हैं, असम का मैदान, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह से घेर के इसमें आता है, ठीक है। यही चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में चीजें हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रादेशिक विभाजन, देखिए प्रादेशिक विभाजन में समझना क्या है, तो प्रादेशिक विभाजन में आप समझेंगे कुछ चीजों के बारे में, और वो चीजें क्या हैं तो उनको हम थोड़ा सा समय लेके समझ लेते हैं, ठीक। एक अलग से स्लाइड पे चलिए, एक अलग से स्लाइड हम आपके लिए बनाते हैं और यहीं पे हम समझ लेते हैं कुछ चीजों के बारे में, कौन जाए इतना परेशान होने। तो देखिए पहला तो आपको ये याद रखना है कि एक बहुत ही ऊंचा पर्वत का क्षेत्र है, ये ऊपर से हो गया ट्रांस जो थोड़ा सा कम ऊंचा है, फिर आ गया एक महान मतलब ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया कौन, तो इसके बाद आ गया ये मिडिल वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया कि मिडिल का पोर्शन है, और लास्ट में शिवालिक का क्षेत्र। तो शिवालिक के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ना कुछ कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र आएंगे, थोड़े से कंकड़ पत्थर वाले ये क्षेत्र आएंगे स्टार्टिंग फेज में, फिर थोड़े और छोटे छोटे कण मिलेंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे, फिर मिलेगी यहाँ पे मिट्टी, ठीक है मिट्टी, और फिर मिलेगी बहुत पतली मिट्टी, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम लोग अलग अलग तरीके से बांट देते हैं, इनका नाम दे देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसी को नाम दिया हमने क्या, इसी को नाम दिया हमने भाबर, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया तराई, इसको हमने नाम दे दिया बांगर, और इसको हमने नाम दे दिया खादर। बस यही सिंपल सी बात हमको समझनी है। अब इनके लिए अगर हमको समझना है तो क्या क्या हम समझेंगे, हम समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इनको थोड़ा सा साइड करके, और यहाँ पे हम सारी चीजें समझ लेते हैं। तो चलिए एक हम बना लेते हैं ऐसा हमारे पास मैप साइड, इसी में सारी चीजें समझते चलेंगे। पहला यहाँ से यहाँ तक भी एक, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 4, ऐसा समझते हैं। तो देखिए कुछ हमारे पास बड़े बड़े कण थे, ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि कुछ तो बड़े कण थे, जी सर जी बड़े कण तो थे। तो ये जो बड़े कण थे ना, इन्हीं को हम लोग क्या नाम देंगे, इन्हीं को हम नाम देंगे इन्हीं को हम नाम दे देते हैं भाबर। बढ़िया है। अब इसमें क्या याद रखना है, तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि ये बड़े कण हैं, बड़े आकार के कण हैं, सभी को दिखाई देता है कि बड़े कण हैं। दूसरी बात इनकी WRC वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी रोकने की क्षमता, पानी रोकने की क्षमता इनकी क्या है, बहुत ही कम है। अरे भाई अगर ये बड़े बड़े कण हैं, गिट्टी है, आप गिट्टी पे पानी गिरा के देख लो, पानी रुकेगा उसमें नहीं जी, वो तो नीचे चला जाएगा।
तो इसमें भी नीचे चला जाएगा, दिखाई थोड़ी देता है, तो पानी रोकने की क्षमता बहुत ही कम होगी। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि नदियां नदियां क्या होती हैं, तो नदियां यहाँ पे गायब होती हैं, और नदियां यहाँ पे गायब होती हैं तो इसीलिए इसको माना जाता है कि यहाँ पे नदी गायब हो जाती है। देखिए कुछ लोग ना कहते हैं कि नदी, सरस्वती नदी इतनी पवित्र है कि जैसे ही आप हाथ लगाएंगे वो नदी गायब हो जाती है। अब ये हाथ लगाने से नदी नहीं गायब होती है, नदी गायब होने के पीछे का रीजन यहाँ के कण है। जो वहां पे बड़े कण मिलेंगे तो नदी गायब हो जाती है, छोटे कण मिलेंगे तो नदी दिखती है, ऊपर आके बहेगी। हमारे समाज में, हमारे इस देश में, हमारी सभ्यताओं में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बट कुछ चीजें इतनी भी अच्छी नहीं हैं जितना हमने उसको बना रखा है। जैसे नदियों को पवित्र माना जाता है, तो वहां अगर इतनी ज्यादा पवित्रता है तो फिर अगर इसमें ऐसे पाप किए हुए लोग नहीं रहते तो फिर क्यों जाते अपने पाप को धुलने के लिए वहां। नदियों पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है, इसीलिए ना स्नान के लिए कि हम अपने क्या कर रहे हैं कि पवित्र हो रहे हैं। उनको है ना इस बात का भ्रम कि हम कहीं ना कहीं पवित्र नहीं हैं। तो ये चीजें हम बना के रखें कि हाथ जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर डालेगा तो भी वहां से नदियां गायब हो जाती हैं, बट गायब वेब नहीं होती है, ऐसा केवल कहने की बातें हैं। नदी थोड़ी वहीं से गायब हो जाएगी किसी के हाथ लगाने से, ऐसी कोई चीजें नहीं है। सब बहुत पुराने से हम लोगों को भ्रम में रखा गया है, अभी तक भ्रम ही सारे चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मिल गया इतनी सारी चीजें। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे थोड़े छोटे कण मिलेंगे। अब जो छोटे कण मिले जी, तो छोटे कण अगर यहाँ पे मिलने लगे तो हम क्या कहेंगे, छोटे कण जो मिलते हैं तो इन छोटे कणों में हमको क्या देखने को मिलता है, तो छोटे कणों में हमको देखने को मिलेगा कि WRC यहाँ पे हाई होगी। WRC का मतलब है कि पानी रोकने की क्षमता इसकी अपेक्षा तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, और यहाँ पे छोटे कण होंगे जी, बिल्कुल छोटे कण होंगे, तो नदियां रीअपियर हो जाएंगी। रिवर यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो रिवर रीअपियर हो जाएगी। रीअपियरिंग का मतलब है कि फिर से दिखेगी, फिर से दिखने लगेगी। ठीक है, तो फिर से नदियां यहाँ पे दिख जाएंगी। और फिर आते हैं ये दो ऐसे मिट्टियों के ढेर। एक तो आएगी ये वाली मिट्टी भाई, जो ना नदी कैसे बनती है और क्या करती है, तो इसके बारे में भी समझते हैं। यहाँ पे अगर हम समझें तो क्या होता है, होता कुछ ऐसा है, होता यही है कि ये नदी दिसंबर जनवरी के समय में और मार्च अप्रैल मई के समय में, ठीक है, ये मार्च अप्रैल का जो समय है, मई जून का समय, ये नदी जो है इसका जी निकलने को होता है, बिल्कुल भी इसमें सांसें नहीं बची हैं। ये बेचारी चलने में भी बड़ी मुश्किल है इसको। इसके अंदर ये जो पानी था ये तो बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, पानी तो इसका बहुत ही कम हो गया है, पानी जो है ठीक है बहुत ही कम हो गया है, इसकी मात्रा बहुत कम बची हुई है। ठीक है, पानी की मात्रा यहाँ पर बहुत ही कम है। और अब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कुछ भी नहीं। यहाँ हमको क्या मिलता है कि ये पानी की मात्रा जो है ये बिल्कुल कम है। ठीक है, बहुत ही कम है यहाँ पानी की मात्रा। तो एक कब की बात है, ये बात है मई जून की। जब समय क्या था, तो मई जून का समय था, तो पानी यहाँ पे कम था। जैसे ही जून जुलाई का समय आया, जैसे ही समय आ गया जुलाई का, ठीक है, अब समय जब जुलाई का आ गया ना, तो फिर इस जुलाई वाले समय में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यही नदी अब अपने भाई असली रूप में आएगी। और असली रूप में आएगी तो फिर ये दिखाएगी कि हम इधर बाहर की तरफ चलना शुरू, अभी तक अंदर की तरफ आ रही थी ना, अब बाहर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी।
और ए इसके जो जल की मात्रा थी ए बाहर तक चलने लगी, जल की मात्रा, ठीक है। बाढ़ का क्षेत्र आ गया, अब बाढ़ का क्षेत्र आ गया तो ये पूरा का पूरा जल ही जल यहाँ पे दिख रहा है। तो इस समय में ये अपने साथ मिट्टी भी लेके जाएगी, और ये जो मिट्टी लेके जाएगी ना, यहाँ पे जो मिट्टी लेके जा रही है यही पुरानी मिट्टी, यही जब 2-3 साल यहाँ पड़ी रहेगी, हवाओं से दूर जाएगी, अन्य कारणों से दूर जाएगी, तो यही पुरानी जो मिट्टी है, इसी पुरानी मिट्टी को हम क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है इसी को क्या कहते हैं, इसी को नाम दिया जाता है बांगर, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको, बांगर मिट्टी। और ये जो हर बार नई मिट्टी आ रही है, ये तो अभी हमको समझ में आ गया, बट यही जो ना हर बार नई मिट्टी आती है, तो हर बार जो नई मिट्टी आती है, जब यहाँ से दूसरे जगह चलेगी तब तो ओल्ड, और जब यहाँ नई आती है तो इसी को क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल के नाम से जाना जाता है, नई जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ये उपजाऊ थोड़ी सी कम, ये उपजाऊ अधिक होती है, जबकि ये दोनों बहुत नाम मात्र की होती हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। मैदान के बारे में, मैदान को भी हमने भी सुलझा लिया है। अब आते हैं हम दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों के बारे में। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, आइए। ऐसे तो ये बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, आपको हम स्लाइड दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। ये सब कुछ पीडीएफ हमने बना के रखा है, एक एक पीडीएफ आप अच्छे से समझ सकते हैं। बट इसी के साथ ना कुछ चीजें और समझ लीजिए, जैसे दोआब किसे कहते हैं, दोआब किसे कहते हैं, तो एक कुछ शब्दों के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, और उन शब्दों को जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भाई क्या हमको समझना है, तो पहला हम कुछ शब्दों को यहाँ समझ लेते हैं। पहला हमारे पास है दोआब, ठीक है, दोआब को समझना है। दोआब क्या है, तो दोआब है भाई दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, दोआब कहेंगे। ऐसे ही पंजाब में 5 नदियां होती थी, पहले पंजाब में 5 नदियां होती थी, इसीलिए इसको कहते थे पंजाब। बट अभी यहाँ 5 नदियां नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसका नाम नहीं बदला है, ठीक है, हमने अभी उसका नाम नहीं बदला है, ठीक। आगे इसी में आती है खोल, किसको कहते हैं, तो खोल कहते हैं बांगर और खादर को अलग करने वाली मिट्टी को खोल नाम दिया जाता है। तो जो बांगर और खादर मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ जो मिट्टी है, बांगर और खादर, तो जो बांगर और खादर मिट्टी होती है इनके बीच में, जैसे इसको हमने मान लिया क्या, इसको हमने मान लिया है बांगर, ठीक है, इसको हमने बांगर कह दिया। अगर बांगर मिट्टी है तो इनके बीच में, यहाँ पे बांगर और खादर के बीच में जो ऊंची भूमि होगी, जो ऊंची भूमि होगी, इसी ऊंची भूमि को हम नाम देते हैं खोल, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो चोष भूमि क्या होती है, तो चोष भूमि उसे कहते हैं जो बरसाती नदियों के द्वारा लाई जाती है, ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, इसको चोष भूमि कहते हैं, ठीक। ऐसे कुछ शब्द दिए जाते हैं, ठीक है, तो इन सारे शब्दों के बारे में थोड़ा बहुत समझना था। आगे हम आते हैं प्रायद्वीप पठारों के बारे में, और प्रायद्वीप पठारों के बारे में हमको बहुत सारे ऐसे माउंटेन वगैरह और हिल एरियो के बारे में हमको समझना है, माउंटेन और हिल एरिया के बारे में हमको यहाँ पे समझते चलना है। हम यहाँ पे एक एक के बारे में ऐसे समझेंगे, इनसे बढ़िया तरीका हमारे पास एक और भी है, तो वो तरीका हम अभी आजमाने वाले हैं, उसी तरीके से देखेंगे, फिर हम इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले तो हम क्या समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं मैपिंग बेस, फिर इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट आपको क्या करना है, साथ में बने रहना है। और हम मैपिंग बेस यहाँ पे दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में देखेंगे, बट अभी ना
अभी चेंज हमको करना पड़ेगा, क्या चेंज अभी हमको फोन करना पड़ेगा, ठीक है। या चेंज कर देते हैं या इनको कवर कर लेते हैं, कवर हो सकता है अगर चाहे तो कर ले, तो फिर देखते हैं जहां तक अभी चलता है, अगर कवर हो जाए फिर हम एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, कवर कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला तो इसमें दक्षिण भारत के बारे में समझना है। ये रहा दक्षिण भारत का मैप, यहां से स्टार्ट होता है दक्षिण भारत का ये मैप, ठीक है, दक्षिण भारत का मैप ये ऐसा, ठीक है। ए मान लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास दक्षिण भारत का मैप आ गया, ठीक है सर जी। ये अगर दक्षिण भारत का मैप है तो हमको भी कुछ बताइए, आप ही को तो बताना है जी। यहाँ ऊपर पहला कौन था, तो पहला था अरावली, हमने बता दिया आपको कि पहला कौन था, तो पहला था अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन पे याद क्या रखना है, तो अरावली के लिए याद रखना है हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक है, राजस्थान की हाईएस्ट पीक है, और अरावली की भी हाईएस्ट पीक है। कहाँ है, तो माउंट आबू पर्वत पर है, माउंट आबू इसी का पार्ट है माउंट आबू, ठीक है। बात समझ में आई, कहां से कहां तक है, तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में मजनू तक पूरा फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं, तो आगे अब हमको क्या मिलेगा, आगे आ जाएंगे तो यहां से गुजरात में ऐसे 3-4 याद रखने हैं, गुजरात में ऐसे 3-4 याद रखने हैं। पहला क्या याद रखना है, तो वर्डा हिल, दूसरा क्या याद रखना है, मांडव हिल, तीसरा क्या याद रखना है, तो गिर और गिरनार हिल, गिर और गिरनार हिल, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, गुजरात के। गुजरात में कौन कौन से हैं, तो गुजरात में है वर्डा हिल, मांडव हिल, गिर हिल, गिरनार हिल, गुजरात में वर्डा, मांडव, गिर, गिरनार। आगे आते हैं, तो आगे आ जाते हैं हम लोग, दो पहाड़ियों को एक साथ देखेंगे। एक तो आ जाएगी यहाँ, एक तो आ जाएगी यहाँ ऊपर से, और इस ऊपर वाली को नाम क्या देंगे, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली पहाड़ी, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग विंध्य, और इसके नीचे की पहाड़ी को क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सतपुड़ा। तो देखिए सतपुड़ा जो है ये 4 अलग अलग भागों में है, और ये विंध्य जो है इसका ईस्टर्न पार्ट कहा जाता है कैमूर, इसका ईस्टर्न पार्ट क्या कहलाएगा, इसका ईस्टर्न पार्ट कहलाता है कैमूर, कैमूर अमरकंटक नहीं, कैमूर केवल कैमूर कहना है, ठीक है। विंध्य का ईस्टर्न पार्ट क्या है, कैमूर है, ठीक है, याद रखना है कैमूर। ये कौन है, तो विंध्यन है, विंध्यन, विंध्यन, ये विंध्यन है, ठीक है। आगे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमको कौन कौन मिलेगा, यहाँ पे 4 पार्ट, एक तो राजपीपली, आसिरगढ़, महादेव, मैकाल। तो मैकाल, मैकाल, महादेव, असीरगढ़, असीरगढ़, और यहाँ पे कौन मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा राजपीपली, राजपीपली, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अभी हम देख रहे हैं मैकाल, मैकाल में हाईएस्ट पीक क्या है, मैकाल की हाईएस्ट पीक, तो मैकाल की हाईएस्ट पीक याद रखना है आपको, और उसका नाम क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल। और ये क्या है, तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी यहीं से निकलेगी, उसका ओरिजिन यहीं से है, जो दोनों के बीच में चलेगी, दोनों के बीच में नर्मदा रिवर। फिर है महादेव, और महादेव के बारे में याद रखना है क्या, तो महादेव हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी,
हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, एमपी की हाईएस्ट पीक है। और कौन? धूपगढ़, धूपगढ़ इसकी चोटी। ये जो धूपगढ़ है यही यहाँ की हाईएस्ट पीक है, धूपगढ़। आगे असीरगढ़, असीरगढ़ याद रखना है। असीरगढ़ के नीचे यहाँ पे आएगा, इसके थोड़े से पार्ट में गाविलगढ़ आता है, बट गाविलगढ़ को अभी यहाँ ना याद रखें, हम कहाँ याद रखेंगे, हम इसको महाराष्ट्र में याद रखेंगे। फिर पीर पंजाल, ठीक है। तो ये कहाँ के लिए हो गया? ये सभी के सभी दो पहाड़ियां अजंता, नहीं, सतपुड़ा और विंध्यन के बारे में बातें हो रही हैं। आगे हम आ जाते हैं, तो अब इसी में महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में क्या चीजें देखनी है। तो देखिए महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, हमने तो ऊपर देख लिया जी, ठीक है, ऊपर देख लिया, तो फिर महाराष्ट्र में देखते हैं। और ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में क्या क्या याद रखना है। तो पहला याद रखना है गाविलगढ़, क्या याद रखना है? तो पहला याद रखना है गाविलगढ़, ठीक। फिर दूसरे नंबर पर क्या याद रखना है? तो अजंता, गाविलगढ़ अजंता, अजंता। तीसरे नंबर पे क्या याद रखना है? तो तीसरे नंबर पे याद रखना है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। चौथे नंबर पे क्या याद रखना है? तो चौथे नंबर पे याद रखना है, ओए ओए, चौथे नंबर पे कलसुबाई, कलसुबाई। फिर याद रखना है बालाघाट, बालाघाट। फिर याद रखना है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ठीक है। ये सब किसमें आ जाएंगे? तो ये सभी के सभी आ जाएंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जितने हम अभी बता रहे हैं ये सभी के सभी महाराष्ट्र की चोटियां हैं। सभी के बारे में जितना हमने आपको अभी बताया है ये सभी आपको महाराष्ट्र की चोटियां मिलेंगी, ठीक है, महाराष्ट्र में ही मिल जाती हैं। इनमें गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ठीक है। गाविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, कलसुबाई, बालाघाट, महाबलेश्वर, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएंगी, ठीक ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस बालाघाट से महाबलेश्वर से कौन निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बाद अगर हम चलते हैं कहाँ, तो हमको अब मिलेगा महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद भी आ जाओ कर्नाटक, कर्नाटक। अब कर्नाटक में अगर देखना है तो कर्नाटक में भी हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा इसका मैप होता है और ये कुछ ऐसा मैप, ठीक है। कर्नाटक को हम देखेंगे, मैप वगैरह सारी चीजें हम समझेंगे, अभी हम आपको मैप में भी दिखा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। मैप अगर आप कहें तो हम अभी आपको दिखा देते हैं, मैप की कमी थोड़ी होगी तो मैप आपको हम एक अभी दिखा देते हैं। यहां से, कहां से दिखाएं? यहां से दिखाएं, चलिए यहां से दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर साइड, साइड चलो जी, साइड आ जाओ। और साइड आ गए हैं अगर, तो फिर अब इसमें बताइए पहला, पहला कौन बताना है? तो पहला यहाँ पे हमको बता देना है फटाफट, और वो हो गया यहां से। पहला आ गया हमारे पास क्या? तो पहले तो नाम इनका एक जगह आप नोट करेंगे सबका। पहले यहाँ पे आ जाता है सिमोगा, ठीक है, सिमोगा, सिमोगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे आएगा बाबा बुद्धन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख।
चौथे नंबर पे कौन आएगा? तो चौथे नंबर पे आएगा मुल्लानगिरी। मुल्लानगिरी हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। एक कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है। आगे अगर हम आते हैं मुल्लानगिरी के बाद तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा इसी में नंदी हिल भी याद रख सकते हैं। नंदी हिल के बाद इसी में क्या याद रखना है? तो इसी में याद रखना है आपको विलीगिरी रंगन। ठीक है, विलीगिरी रंगन। विलीगिरी रंगन। ए भी कहाँ है? तो ए भी कहाँ मिल जाएगा? ए भी कर्नाटक